और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली चुनावों पर तो हमारी नजर है, लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है बिहार से। अभी तक जो खींचतान आप देख रहे थे, जीतन राम मांझी जिस तरह की बातें कर रहे थे, उस सब के बीच विधानमंडल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। यानी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर नजर आ सकते हैं। इससे पहले कैबिनेट की एक बैठक जीतन राम मांझी ने बुलाई थी, जहां पर यह प्रस्ताव पेश किया गया था कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, लेकिन 7 के अलावा जो बाकी मंत्री थे वो इसमें शामिल नहीं थे। बाहर निकले सारे मंत्री, उसके बाद अलग अलग बातें ही समझ में आई। इसके बाद जो शरद यादव ने एक विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसमें से खबर यह निकल कर आ रही है कि विधानमंडल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही स्थापित किया था मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब जीतन राम मांझी का भविष्य सामने है, क्योंकि अपनी ही पार्टी से जिस तरह की बगावत इस वक्त चल रही थी बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, उस सब को देखते हुए यह फैसला विधानमंडल का कि नीतीश कुमार विधानमंडल के नेता चुन लिए गए। खुले तौर पर यह जंग छिड़ी हुई थी और सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई दिनों से यह सब कुछ चल रहा था। मनमुटाव जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बीच जग जाहिर होता जा रहा था, हर मंच से जाहिर होता जा रहा था, और अब धीरे धीरे इस मुकाम पर बात पहुंच चुकी है। नीतीश का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है, विधानमंडल के नेता वो चुन लिए गए हैं। जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी वो भी पूरे देश के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से खटपट उस दिन से शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया आम चुनावों के लिए, और आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहार में जेडीयू बीजेपी का रास्ता अलग अलग कर लिया। सरकार से बीजेपी वहां पर बाहर हो गई और फिर लोकसभा चुनावों के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा दिया और उस जगह पर बिठाया जीतन राम मांझी को। यह सरकार जो चल रही थी वो लालू प्रसाद यादव के सहयोग से चल रही थी, यानी कि आरजेडी के सहयोग से चल रही थी। साथ में कांग्रेस का भी समर्थन उनके साथ था, यानी दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त हो चुके थे। लेकिन अब जो स्थिति थी वो तो अपनी पार्टी के भीतर दुश्मनों के बनने की थी। जीतन राम मांझी जिनका चेहरा आप देख रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री इस वक्त तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत, जो चीजें दिख रही हैं, यानी विधानमंडल के नेता हो चुके हैं नीतीश कुमार, पीके शाही जो कि नीतीश कुमार के समर्थक के तौर पर देखे जाते हैं, वो उन्होंने जो बातें कही हैं उससे स्पष्ट है कि आखिर क्यों यह फैसला लिया गया। सुजीत कुमार झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, जो भी दांव दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी की तरफ से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से, इतना साफ है दोनों जानते हैं वक्त कम है, जल्दी से जल्दी कर लेना है। इनका जीतन राम मांझी राज्यपाल से संपर्क साध चुके हैं और उससे पहले कि राज्यपाल उनकी बात माने, यहां पर विधानमंडल का नेता चुन लिया गया। यानी मुख्यमंत्री ही अगर बदल दिया जाए तो राज्यपाल किसकी सुनेंगे, यह स्पष्ट हो जाएगा। श्वेता, ये अभी जो खबर आ रही है, इन मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो नीतीश समर्थक मंत्री वॉकआउट कर गए थे, उसके बाद जो मांझी समर्थक है मंत्रियों ने जो कैबिनेट में फैसला लिया, उसमें यही फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अधिकृत हैं किसी भी तरह की उचित फैसला लेने के लिए। तो एक तरह से ये उनको ये पावर हो गया है कि वो विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। इससे पहले जो नीतीश समर्थक जो मंत्री हैं, उन्होंने एक फैक्स किया है महामहिम राष्ट्रपति को, और उसमें और राज्यपाल को भी फैक्स किया है, जिसमें लिखा गया है कि 7/2/15 को 2 बजे दिन में जो मंत्रिपरिषद की आपात बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक में मौखिक रूप से माननीय मंत्री कृषि नरेंद्र सिंह के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि बिहार विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा के लिए मंत्रिपरिषद को माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत करे। लेकिन उसका विरोध किया गया और उस पत्र में जो 19 मंत्री हैं
उनके हस्ताक्षर हैं, जिसमें विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्याम रजक, दामोदर रावत, मनोज कुमार सिंह, वैद्यनाथ सहनी, अवधेश प्रसाद कुशवाहा, नौशाद आलम, जावेद इकबाल अंसारी, रामधनी सिंह, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, बीमा भारती, रंजू गीता, दुलारचंद गोस्वामी, विनोद प्रसाद यादव, जय कुमार सिंह, राम लसन, राम रमन, इन तमाम मंत्रियों के हस्ताक्षर से महामहिम को ये पत्र लिखा गया है और उसमें निवेदन किया गया है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा भंग करने की अनुशंसा को संज्ञान न लें, ये असंवैधानिक एवं अवैधानिक है। तो इस तरह का पत्र फैक्स के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को इन मंत्रियों ने भेजा है। श्वेता, तो नीतीश, माफ कीजिएगा सुजीत, इस मामले में ये नहीं समझ में आता है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी का वो फैक्स जा चुका था और अब यहां पर मुख्यमंत्री बदला जाएगा, संवैधानिक तौर पर क्या होगा यहां पे? देखिए, अभी जो उनको अधिकृत किया गया है तो वो अनुशंसा कर सकते हैं और ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं विधानसभा भंग करने की। तो सारी नजरें राज्यपाल पे है। इससे पहले ये फैसला वो न लें, ये इसकी वजह से जो नीतीश के समर्थक जो मंत्री हैं उन्होंने ये फैक्ट किया है। तो निर्णय करना राष्ट्रपति का ये राज्यपाल के हाथों में है और राज्यपाल ही इस पर निर्णय ले सकते हैं कि इस जो अनुशंसा अगर करते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कब वो इसके लिए अनुशंसा करते हैं कि विधानसभा भंग किया जाए, क्योंकि संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य बचे हुए थे उन्होंने उनको अधिकृत किया है और निश्चित रूप से वो इसकी सिफारिश तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे में विधानसभा भंग हो जाएगा तो केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में वो रह सकते हैं। लेकिन एक चीज ये सामने आ रही है कि अगर बजट सत्र आने वाला है 20 फरवरी से बिहार विधानसभा का, ऐसे में अगर बजट सत्र के दौरान उनके पास बहुमत नहीं होगा तो वो बजट कैसे पास कराएंगे, ये समस्या आएगी। और अंत में ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान बजट पेश किया जाए जो कि संसद में होगा। तो निश्चित रूप से ये बिहार जो है राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। श्वेता, हमारे साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रसून जी, जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि परिवर्तन होना ही है, चाहे वो चेहरे का हो या फिर सरकार न रहे। अब एक बात है कि राज्यपाल एक फैसला लें या फिर तब तक नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखें, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जीतन राम मांझी ये सब कुछ सिर्फ अपने दम पर नहीं कर सकते थे। जेडीयू के नेता लगातार कहते हैं कि इस सब के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। क्या हम उस रूप से इस मामले को देखें? नहीं, देखिए, एक चीज समझनी होगी कि पूरी गेंद जो है वो चली गई है राज्यपाल के पाले में। राज्यपाल के पाले का मतलब अब ये हुआ कि केसरीनाथ त्रिपाठी सिर्फ यूं ही राज्यपाल नहीं है, किसी सामान्य तौर पर पॉलिटिशियन की उनकी पहचान नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर किसी ने देखा है केसरीनाथ त्रिपाठी किस रूप में संवैधानिक व्याख्या अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो और केसरीनाथ त्रिपाठी इंतजार करेंगे कि जीतन राम मांझी जब दिल्ली पहुंचे, जो वो पहुंचेंगे, चूंकि उनको नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेना है और इधर दिल्ली में चूंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं इन सब के बीच बिहार के नेता, तो ये जरा समझना होगा कि जीतन राम मांझी कोई निर्णय दिल्ली आकर लेते हैं और ये मैसेज दिल्ली से क्या निकलता है राज्यपाल उसके बाद ही निर्णय लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के भीतर दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये सवाल है कि जिसका जिक्र सुजीत कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है, विधानसभा भंग होने की स्थिति में है, तो जाहिर है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं केंद्र से संवाद राज्यपाल को बनाना पड़ता है। और राज्यपाल को जब केंद्र से संवाद बनाना होगा, मुख्यमंत्री जब खुद केंद्र के से मुलाकात की स्थिति में आ रहे होंगे, तो यह संकेत बहुत साफ है कि ये एक ऐसी बिसात बिछी है जो संवैधानिक व्याख्या राज्यपाल को करनी है। और राज्यपाल जो भी संवैधानिक व्याख्या करेंगे उसे हर किसी को मान्य भी होगा, क्योंकि एक तरफ विधायकों की टोली नीतीश के साथ भी है और दूसरी तरफ वैधानिक तौर पर अगर देखिए तो सीएम की स्थिति कहीं ज्यादा हमेशा मजबूत होती है, उसके हाथ के जो पावर होते हैं। तो ये अब फैसला राज्यपाल के हाथ में है पूरी तरीके से। लेकिन इस हिसाब से भी तो स्थिति विकट हो जाती है प्रसून जी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री निकल कर चले आए हैं दिल्ली, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर बैठक करेंगे और वहां पर विधानमंडल ने अपना दूसरा नेता चुन लिया है तो वहां पर मुख्यमंत्री ही बदल जाए? क्या ये हो भी सकता है?
नहीं, ये बगावत हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर अभी जीतन राम मांझी सीएम पद पर हैं और राज्यपाल ने निर्णय नहीं दिया है। राज्यपाल जब तक इस पर मुहर नहीं लगाते हैं, जो मान लीजिए 2/3 विधायकों ने लिख कर दिया है, अगर इसको संवैधानिक तौर पर देखिए तो 2/3 विधायक अगर इस बात पर हस्ताक्षर करके राज्यपाल को देते हैं कि वो मुख्यमंत्री के किसी भी निर्णय के साथ नहीं खड़े हैं, तो राज्यपाल को विधायकों के हक में निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि जब तक सीएम पद पर वो आसीन है, तब तक सीएम के तौर पर उन्हीं की बात मानी जाएगी और विधायक दल का नेता उन्हीं को ठहराया जाएगा। तो ये फैसला राज्यपाल को करना है, और राज्यपाल हाल में बदले गए, इससे इनकार नहीं है। केंद्र से संवाद उनका होगा, इससे इनकार नहीं है। जीतन राम मांझी दिल्ली आ रहे हैं, नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी को करनी है, इससे इनकार नहीं है। सुशील मोदी दिल्ली में है, जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार में सबसे बड़े, वह यहाँ पर अमित शाह के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। ये सारी स्थिति बतला रही है कि संकट जो है सिर्फ इतना भर नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में 2 फाड़ हो जाए या वो कहीं चुनाव की दिशा में बढ़ जाए। संकट ये है कि इस दौर में केंद्र की भूमिका भी क्या होती है और राज्यपाल निर्णय जो लेते हैं वो किस अनुकूल लेते हैं, ये समझना होगा। इसलिए एक राजनीतिक संकट चुनाव की दिशा में जा रहा है, जिसकी इंडिकेशन कर रहे हैं सुजीत, ये बिल्कुल सही है। और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तरफ से जो विधायकों की बैठक बुलाकर और उसमें विधानमंडल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया, ये सिर्फ उनकी तरफ से एक संवैधानिक पेंच लगाने की कोशिश हो सकती है। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जनता दल यूनाइटेड में 2 फाड़ तो हो गया, क्योंकि जब आप मंत्रियों को निकालने के लिए कह देते हैं, जब जो लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं वो बटे हुए हैं, तो सवाल यही है कि कितनी तादाद है। आंकड़ों के लिहाज से आप समझ सकते हैं, लेकिन हम बार बार एक चीज़ जिक्र कर रहे हैं, आंकड़ों के लिहाज से संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि 2/3 विधायक जिधर खड़े होंगे उनकी बात मानी जाए। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री पद पे जो शख्स आसीन है वही विधायक दल का नेता होता है और उसी की बात को राज्यपाल मानेंगे, ये एक, और उन्हीं को व्याख्या करनी है उसको किस रूप में देखते हैं। तो राज्यपाल के हिस्से में अब पूरी गेंद आ चुकी है और राज्यपाल केंद्र से संवाद जरूर बनाएंगे। राजनीतिक संकट गहराएगा तो वो केंद्र से संवाद बनाएंगे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और केंद्र की दिशा में मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। तो ये आप समझिए, ये बिसात बड़ी साफ नजर आ रही है धीरे धीरे। उसमें बड़ी भूमिका अब केंद्र और राज्यपाल के बीच के संवाद के बाद लिए जाने वाले निर्णय पर है। राज्यपाल तुरंत निर्णय नहीं लेंगे। और इस सारे मामले में एक तरह से हम ये आकलन कर सकते हैं कि अगर जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बिठाकर महादलित का एक दांव खेला गया था, तो यहां पर अगर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद खामोश नजर आते हैं, तो इसी डर में कि कहीं महादलित और नाराज न हो जाएं कि जिसे इज्जत दी थी उसको ही इस वक्त वही आपके सामने सीना ताने खड़ा हो गया। हमारे साथ इस वक्त श्याम रजक जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्याम रजक जी, बिहार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर वाकई अभी समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर सरकार बदल रही है, चेहरा बदल रहा है, क्या होने वाला है। अजीब सी बगावत यहाँ पर स्थिति खड़ी हो गई। कोई बगावत नहीं, हमारी सरकार जनता दल की सरकार थी, जनता दल की सरकार है और आगे भी रहेगी। नेतृत्व भी नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार जी ने थोड़े जीतन राम मांझी जी को अपने मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उनको नेता बनाया था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साजिश में आकर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ाना चाहते थे, तो पूरी विधायक मंडल ने उनको हटाया और नीतीश कुमार जी को फिर से नेता चुनने का काम किया है। और हमारा 135 लोगों का पूरा समर्थन है, अपार बहुमत में है, और पुनः राज्यपाल महोदय से हम लोग सिफारिश करेंगे और नीतीश कुमार जी का ओथ के बाद हम उसी मूल्य और सिद्धांतों को लेकर बिहार को विकसित और बिहार को फिर से हम अपने सुशासन और विकास के मॉडल पर ले चलेंगे। तो बिहार में सरकार बर्खास्त हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को आपको फायदा दिख रहा है? आपको लग रहा है पूरी साजिश सिर्फ बीजेपी की ही है? जनता पार्टी का फायदा कहाँ हो रहा है? वो तो दिल्ली में अब उसको सिमटना पड़ रहा है, और यहाँ तो वो जिस तरह की राजनीति खेल रहा था, बिहार की जनता ने उनको परख लिया, जान गए कि पर्दे के पीछे से ये बार करने वाले लोग हैं और इनका खुलासा हो गया। तो ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री आपने बनाया जो किसी के बहकावे में आ जाए? बैकफुट पर है। हेलो, ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था जो किसी के बहकावे में आसानी से आ जाए? अब देखिए, बनाए पे हम अपने एजेंडा, अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा एजेंडा, उस सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता किया तो उनको जाना पड़ा, क्योंकि समर्थन हमारे साथ है, जनता दल मजबूत है
और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का हमारा समर्थन है। इससे आप किसी बात का नहीं हो सकता, दूसरे के एजेंडा को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। श्याम रजक जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी जी जी। श्याम रजक जी, अभी मुख्यमंत्री है कौन बिहार का? अब तो विधायक दल के नेता चुन लिए गए नीतीश कुमार जी। अब महामहिम राज्यपाल जी को सूची हम लोग भेज करके और उनसे गुजारिश करेंगे कि नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाए और हम शासन को चलाने का काम करेंगे। उन्हें तो जीतन राम मांझी को तो हटा दिया गया, उनमें आस्था खत्म कर दिया गया और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो निश्चित रूप से पूरा समर्थन, बहुमत जो है, बहुमत का लोकतंत्र बहुमत को ही महत्व दिया जाता है। बहुमत नीतीश कुमार जी के साथ है। नहीं, संविधान में देखिए बड़ी साफ व्याख्या है श्याम रजक जी, जब तक मुख्यमंत्री पद पर मौजूदा वक्त में जो शख्स मौजूद होता है, मान्यता राज्यपाल उसी को देते हैं। तो ऐसा नहीं है जी, बहुमत की ही प्रमाण। देखिए, जब नया चुनाव होता है या कभी होता है तो प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव करा तो वो सूची राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उस सूची के आधार पर जो बहुमत की पार्टी रहती है उसको नेता पद के रूप में मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं और जो सेकेंड पार्टी रहती है वो नेता विरोधी दल होते हैं। तो अभी हमारा बहुमत है, हमारा 135 का समर्थन है। नहीं, ये तो आप जान रहे हैं ना कि नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन जीतन राम मांझी बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, इसको ये जानकारी है आपको? अब वो आ रहे हैं, कोई अब अपने से पाल ले कि हम ही देश के राष्ट्रीय हिंद। अब रावण भी कहता था कि मैं ही विश्व विजेता हूँ और स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बात करता था। सपनों से शासन नहीं चलता, शासन चलता है कानून से और बहुमत। नहीं तो आपने ये देखिए, संकट ये हो गया है कि जो मुख्यमंत्री है उसे आप मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं और जिसे मुख्यमंत्री मान रहे हैं राज्यपाल ने उसे मुख्यमंत्री नहीं माना है। नहीं, राज्यपाल उनको हम लोग बहुमत देंगे, सूची भेजेंगे। आज तो देख लीजिए, यहाँ आपके कैमरामैन भी होंगे, देखिए कि कितने विधायक हैं यहाँ। तो जब बहुमत हमारे पास है तो बहुमत को ही महत्व दिया जाता है, बहुमत की ही लोग स्वीकार करते हैं। बहुमत हमारे साथ। और अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी हमारे सामने हम उसे मानेंगे, तो अब कौन क्या कहेंगे इस पर हम लोग नहीं ना बात करेंगे। तय राज्यपाल को करना है ना, तय राज्यपाल को करना है। मैं कोई महामहिम राज्यपाल जी का तो प्रवक्ता हूँ नहीं। वो क्या कहेंगे, वो कहने के बाद हम अपनी बात रखेंगे। हमने अपनी बहुमत सिद्ध कर दी है और हमारे पास अपार बहुमत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम रजक जी। एक बात बहुत साफ तौर पर उभर रही है कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने अपने नए नेता का नाम सामने रख दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री वो होंगे या नहीं होंगे ये राज्यपाल के। क्या राज्यपाल की भूमिका ऐसे में क्या रह जाती है? जेडीयू की बातों को माने कि हाँ हमारा नेता बदल गया है तो मुख्यमंत्री बदल गया है, लेकिन जब तक शपथ नहीं लेते हैं तब तक तो मुख्यमंत्री है नहीं नीतीश कुमार बिहार के, और वो सब पूरा संवैधानिक पेंच फंसा ही हुआ है। नहीं, इतना आसान नहीं है। देखिए, इसको सदन के भीतर भी इस बात को साबित करना होगा कि विधायक दल ने अपना नेता चुना है और उसमें मुख्यमंत्री जो अपनी बातों को रखेंगे कि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं और विधायक दल के नेता तो वही हैं क्योंकि उन्होंने बाकायदा संविधान की शपथ ली है, तब वो सीएम बने हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जिसका जिक्र श्याम रजक जी कर गए कि हमने आज इसको नेता चुन लिया। आप कल्पना कीजिए कि कल यही विधायक दल बैठे और किसी तीसरे को नेता चुन ले। इस तरीके से कार्रवाई होती नहीं है। अब राज्यपाल के पाले में गेंद है पूरी तरह, राज्यपाल निर्णय क्या लेता है। लेकिन देखिए, बड़ी चीज ये है कि अमित शाह के यहाँ से बैठक शिफ्ट हो गई है प्राइम मिनिस्टर के घर पे। इसका मतलब है कि बिहार को लेकर बड़े निर्णय की स्थिति में केंद्र सरकार आ रही है और राज्यपाल और कहीं ना कहीं 7RCR के बीच में अब कोई संवाद होगा और एक बड़े निर्णय की दिशा में उसकी संवैधानिक व्याख्या करते हुए डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए यह इतना आसान नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने आज एक्स को चुना कल वाई को चुन लेगी। इस तरीके से संवैधानिक व्याख्या होती नहीं है। और अब अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें दखल दे रहे हैं तो यह मैसेज बहुत साफ है कि यह डिसीजन की तरफ बढ़ा जा रहा है। बातचीत और संवाद अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने कर लिया और प्राइम मिनिस्टर का कूदना ये उस दिशा में ले जा रहा है कि किसी भी तरीके से बिहार को लेकर वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे अब केंद्र की नजर है और डिसीजन लेना है। इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है, कोर ग्रुप की बैठक। जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।